Welcome to all of you in online class. Students, as you know that today is the turn of literature and today I will teach you first poem of your syllabus composed by Robert Frost, Dust of Snow. So students, the theme of this poem is a small particle can change the life of anything. This is the theme of your poem Fire and Ice. First of all, students, listen the summary of this poem. Once upon a time, the poet Robert Frost was in sad mood and standing under a hemlock tree. He was thinking. Suddenly, a crow came and sat on the hemlock tree. That was the winter season, and many small particles of snow. The tree was covered with small particles of snow. When the crow sat on the hemlock tree, the small particle of snow fell down on the poet, and the poet feels very cool, and his mind became fresh. So the poet said that the remaining time of the day had been saved from destroy. स्टूडेंट, इस तरह की आपकी एक पोयम है कि किसी भी छोटी चीज़ भी कभी कभी ऐसी हो जाती है जो हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, हमारी लाइफ को बचा सकती है, किसी की भी लाइफ को बचा सकती है। इसी पर बेस्ड आपको एक पोयम दी गई। अब हम लोग इस पोयम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद फिर इसकी एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, द पोएम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। द फर्स्ट स्टैंजा इज द वे अ क्रो swooped डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ hemlock tree। द वे अ क्रो swooped डाउन ऑन मी, इस तरीके से कौवा आता है और पेड़ को हिला देता है जिससे कि डस्ट ऑफ स्नो जो है हेमलॉक ट्री से पोएट के ऊपर गिर जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि पोएट सैड मूड में था, दुखी अवस्था में था, वो चुपचाप से एक हेमलॉक ट्री आपने देखा होगा कि एक पॉइजनस ट्री है, उस पॉइजनस ट्री के नीचे पोएट खड़ा हुआ था। विंटर का समय था और विंटर में जिस तरह से स्नो गिरती है, बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ हेमलॉक ट्री की पत्तियों पर, पेड़ों पर जमी हुई थी। पोएट वहीं पर खड़ा हुआ था। अचानक से एक कौवा आता है। कौवा यहाँ पर यूज़ किया गया है एक निगेटिव फीलिंग के लिए। कौवा आता है और उस हेमलॉक ट्री पर बैठ जाता है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। जैसे ही कौवा हेमलॉक ट्री पर बैठता है तो पोएट का जो मूड है वो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि जैसे ही कौवा उस हेमलॉक ट्री पर बैठता है, जो स्मॉल पार्टिकल्स थे स्नो के, बर्फ़ के जो छोटे छोटे टुकड़े थे, वो पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। जब गिर जाते हैं तो पोएट का जो मूड था अचानक से चेंज हो जाता है, अच्छा फील होता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड यू। और पोएट कहता है जो बाकी बचा हुआ दिन था उसको हमने बर्बाद होने से बचा दिया। कहने का मतलब है कि अगर वो क्रो पेड़ पर ना बैठता, जो स्नो ड्रॉप्स हैं वो पोएट पर ना गिरती और पोएट का मूड चेंज ना होता और पूरे दिन हो सकता है वो उसी अवस्था में सैड पोजीशन पर बना रहता, जिससे कि पूरा का पूरा दिन उसका बर्बाद हो जाता। लेकिन जैसे ही क्रो बैठता है, स्नो पार्टिकल्स पोएट के ऊपर गिरती हैं, पोएट को थोड़ा अच्छा फील होता है
अच्छा फील होने के बाद उसका जो मूड था, अपसेट मूड था, वो अब फ्रेश हो जाता है और पूरे दिन का टाइम बच जाता है। तो ये आपकी पोएम है। स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं पोएम में। फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है? जैसे कि आपने अलंकार पढ़े होंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार करते हैं, तो इसी तरह से इसे भी फिगर ऑफ स्पीच भी सेम है, केवल वो हिंदी में इंग्लिश में। द वर्ड और वर्ड फ्रेज चेंज द सेंस ऑफ एनी लाइन्स ऑफ द पोएम, दैट इज फिगर ऑफ स्पीच। अब जैसे उसमें होते हैं रूपक, श्लेष, उपमा, इसमें भी होती है सिमिली, मेटाफर, एपॉस्ट्रॉफी, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, आयरनी। तो इसमें देखते हैं इस पोएम में कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले की हम लोग बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच की, जिसको हम बोलते हैं पोएटिक डिवाइस के नाम से। पहले पोएटिक डिवाइस क्या है? पहले तो इसमें सिंबॉलिज्म का यूज किया गया है। सिंबॉलिज्म का मतलब है यहाँ पर जब किसी प्रॉपर नाउन को एज ए सिंबल यूज किया जाए, वहाँ पर सिंबॉलिक होता है। जैसे क्रो को यहाँ यूज किया गया है जो निगेटिव फीलिंग देता है। हैमलेट ट्री का यूज किया गया है जो कि एक पॉइजनस ट्री को संकेत करता है। और इसी में एक लास्ट पोएम, लास्ट स्टैंजा के लास्ट वर्ड दिया गया है र्यूड। वो र्यूड वर्ड है अ मेडिसिनल प्लांट। इस र्यूड का मतलब है अ मेडिसिनल प्लांट। तो एक हैमलेट ट्री, र्यूड, क्रो, ये सब क्या है? एज ए सिंबल के रूप में यूज किए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर सिंबॉलिक होता है, और सिंबॉलिक में क्या क्या आएगा? आपका क्रो आएगा और हैमलेट ट्री आएगा। तो आपको सिंबॉलिक समझ में आ गया होगा। जब कोई वर्ड पोएम में एज ए सिंबल यूज किया जाएगा तो वहाँ सिंबॉलिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आयरनी। इस पोएम में आयरनी का भी यूज किया गया है। आयरनी का यूज कैसे किया गया है? आपको इसी पोएम में दिया गया है हैमलेट ट्री। हैमलेट ट्री क्या है? हैमलेट ट्री एक है पॉइजनस ट्री। हैमलेट ट्री किसको बोलते हैं? अ पॉइजनस ट्री। और उसी जगह लास्ट में दिया गया है एक वर्ड र्यूड। र्यूड का मतलब है अ मेडिसिनल प्लांट। ये दो वर्ड दिए गए हैं, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और आयरनी में कंपैरिजन भी शो होता है। सिमिली में भी कंपैरिजन होता है, मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है, लेकिन सिमिली और मेटाफर की जो कंडीशन है वो अलग है। सिमिली में कंपैरिजन कैसा है सुनो जरा। कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग बट कंपैरिजिंग वर्ड एज सो लाइक आर यूज्ड। अगर कंपैरिजन दो चीज़ों में हो रहा है और उसके साथ एज सो लाइक का यूज हुआ है तब वहाँ पर कंपैरिजन होगा। और मेटाफर क्या है? इसमें इस लाइन में कई बार एज सो लाइक का यूज किया नहीं गया, फिर भी कंपैरिजन हो रहा है। किसका किसका? हैमलेट ट्री का और मेडिसिनल प्लांट का। दूसरा मेटाफर जो होता है कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग एंड कंपैरिजिंग वर्ड डज नॉट रिप्रेजेंट, यानी कंपैरिजन तो होता है लेकिन कंपैरिजिंग वर्ड का यूज एज सो लाइक का यूज नहीं होता। फिर भी जो कंपैरिजन करने वाले वर्ड है उसको दूसरा वर्ड ही मान लिया जाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे कह दिया गया लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड यानी लव को ही ब्लाइंड मान लिया गया। लव इज लाइक अ ब्लाइंड नहीं कहा गया। अगर लव इज लाइक ब्लाइंड कहा जाता तो आज सो लाइक का यूज हो जाता है, वहाँ पर सिमिली हो जाता है। लव इज लाइक ब्लाइंड कहा गया, लव को ही ब्लाइंड मान लिया गया। लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ को ही एक ड्रीम मान लिया गया। इस जगह पर आपका मेटाफर होगा। लेकिन इस पोएम में जो हैमलेट ट्री और र्यूड का यूज़ किया गया है वहाँ ना तो सिमिली है और ना ही मेटाफर है, यहाँ पर आयरनी है। एक चीज़ और देख लेते हैं। पोएम में एलिट्रेशन का यूज़
लगभग हर पोएम में मिलता है। अब एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन होता है रिपीटिशन ऑफ साउंड इन अ पर्टिकुलर लाइन, यानी एक वर्ड या एक साउंड बार बार वही यूज हो रही, रिपीट हो रही किसी पर्टिकुलर लाइन में, उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का मतलब होता है कि जहाँ वर्ण की आवृत्ति पाई जाए, जैसे आप लोग बोलते हो तरन तनुजा तट तमल तरुवर बहुछाए, हर बार ताता का यूज हो रहा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, सब हर बार चा वर्ड का बार बार यूज हो रहा, रिपीटिशन हो रहा। इसी तरह से आपकी इस पोएम में एलिट्रेशन नहीं, लेकिन इसके आगे वाली जो पोएम है फायर एंड आइस, उसमें एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। पहले लाइन में ही है सम से द वर्ड विल एंड विद फायर। तो देखो सम का पहला लेटर एस है, से का पहला लेटर एस है, वर्ड का पहला लेटर डब्ल्यू है, विल का पहला लेटर डब्ल्यू है, विद का पहला लेटर, यानी इस तरह से एक ही लेटर बार बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन होगा। स्टूडेंट्स, इसकी समरी आपको पिक भेज दी जाएगी, पोएम ठीक से पढ़ लीजिए। एक बार फिर से पोएम रिपीट कर देते हैं। पोएट एक हेमलक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। उस समय पोएट का जो मूड था ऑफ था, यानी पोएट डिस्टर्ब था। तभी सर्दियों का समय होता है और पेड़ पर बहुत सारी स्नो ड्रॉपलेट्स होती हैं। एक कौवा आता है और उसी हेमलक ट्री पर बैठ जाता है। जैसे ही बैठता है पेड़ हिलता है और हिलने से ही जो स्नो ड्रॉपलेट हैं वो पोएट के ऊपर गिरती हैं, और जैसे ही गिरती हैं तो पोएट का जो सैड मूड था वो हैप्पी मूड में कन्वर्ट हो जाता है, मूड उसका फ्रेश हो जाता है, नाराजगी उसकी समाप्त हो जाती है। तो पोएट कहता है कि जो हमारा बचा हुआ दिन है बर्बाद होने से बच गया। यानी अगर वो कौवे के माध्यम से उसका मूड फ्रेश नहीं हुआ होता तो हो सकता है पोएट पूरे दिन डिस्टर्ब रहता और पूरा दिन का टाइम बर्बाद हो जाता। तो ये कहा गया है कि कोई भी एक छोटी भी चीज़ होती है उससे भी लोगों का जीवन बदल जाता है। तभी इसकी थीम रखी गई है अ स्मॉल पार्टिकल कैन चेंज द लाइफ ऑफ एनीबॉडी एनीथिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ।